सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे एनआरओ या माफी कुछ नहीं मिलेगा। वजीरिस्तान में वजीर आजम का बड़ा ऐलान। पंजाब की सियासत में उठता वबाल। तख्ते लाहौर पर इक्तिदार की जंग। असद उमर की फिर से एंट्री। इसहाक डार के खिलाफ अहम गवाह का बयान। किसके असासे 91 गुना बढ़े। नून लीग की क़यादत किसके हाथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब और असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज शो का आगाज़ करेंगे और पहली बात हम खान साहब की करेंगे, जिन्होंने आज वज़ीरिस्तान में बुनियादी इशूज़ को एड्रेस किया, जो कि उनकी समत का तयन कर रहा था कि जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं। फाटा का इंजमाम हो या फिर इन इलाकों में मौजूद अवाम को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो, वज़ीरिस्तान में जलसा करना यानी कि वहाँ के अवाम पर तवज्जो देना, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके एहसास महरूमी को दूर करने के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। सियासी तौर पर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये मूव है। तो आज खान साहब ने वहाँ पर बड़ा अच्छा खिताब भी किया है और खिताब के दौरान सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी उन्होंने निशाने पर रखा है। अगर माजी की बात की जाए तो माजी में मैंने देखा है कि ये एरियाज़ ट्रबल्ड एरियाज़ रहे हैं, यहाँ पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत रही है, जो कि हमारी माजी की हुकूमतें कुछ मिस करती रही हैं। तो ये एक अच्छा मूव था वहाँ के अवाम के लिए भी, क्योंकि उनको ये एहसास दिलाना कि वो अलग नहीं है, मुल्क के साथ, रियासत के साथ वो खड़े और रियासत उनके साथ खड़ी है। और दूसरा वहाँ पर तवज्जो देना, जैसे कि उन्होंने वहाँ कहा कि तरक्याती काम करवाए जाएंगे, यहाँ पर अब माहौल को तब्दील किया जाएगा, तो वहाँ की आवाम के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया। आज जो उन्होंने खिताब किया, जिस तरीके से सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी निशाने पर रखा, एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, आप मुलाजा कीजिए, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। जरदारी और उसका बेटा, उधर से शरीफ और उनके जितने भी लोग जो डरे हुए हैं एहतसाब से, मैं उन सबको पैगाम देना चाहता हूँ। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने इनको, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, ना कभी कोई एनआरओ होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा। वजीर आजम इमरान खान के लबों पर है बस एक ही नारा, अब किसी को नहीं मिलेगा एनआरओ दोबारा। वजीर आजम इमरान खान ने जब से संभाला है इक्तिदार, यही तकरार कर रहे हैं बार बार। ये जो लोगों ने इस मुल्क से किया है, जितनी भी देर लग जाए, हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है, लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए। समझ ये नहीं आ रही कि वजीर आजम बार बार एनआरओ का जिक्र क्यों कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो वजीर आजम से एनआरओ मांग रहे हैं। मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मांगते सुना और देखा। तब्दीली सरकार में सिर्फ शेख रशीद ही नहीं, मुराद सईद भी एनआरओ मांगने वालों को जानते हैं। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये एक और सवाल करते हैं कि एनआरओ किसने मांगा। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूँ, ये बार बार मुझसे इनके साथ रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। हुकूमत डील ढील और एनआरओ से लाख इनकार करे। पीपल्स पार्टी का दावा है कि नून लीग को एनआरओ मिल चुका है। कहते मैं इमरान खान को कह रहा हूँ कि रोक सको तो रोक लो। अच्छा। एनआरओ आया रे, मैंने कहा क्या मतलब, हाँ। एनआरओ क्या आया? उसने कहा जी कि मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी इस डेट पे, या एक आध छोटी मोटी डेट और पड़ेगी, और मेडिकल ग्राउंड पे होगी, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की भी मेडिकल ग्राउंड पे हो जाएगी। जरा गौर करें, केस चल रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ इलाज के लिए हैं जेल से बाहर और शहबाज शरीफ हैं मुल्क से बाहर। ये एनआरओ नहीं तो और क्या है? क्या तब्दीली सरकार ने एनआरओ का मतलब गलत समझ लिया है? को एनआरओ मिलेगा ना माफी मिलेगी, ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार नहीं बारहा दोहरा चुके हैं। जब जब उनको मौका मिलता है वो इस बात को क्लियर करते हैं।
इससे उनकी जो तरजीहात हैं उनका भी अंदाज़ा हो रहा है, उनकी नीयत का भी, उनकी विल भी नज़र आ रही है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। मैं इस पर भी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं जो बात करना चाह रही थी, मैंने बुनियादी इशूज़ को कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ वज़ीरिस्तान में एड्रेस किया है, वहाँ की आवाम को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही है, तरजीहात उनकी समझ आ रही हैं। असद करल साहब, जो ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म का ये बड़ा अच्छा सियासी मूव भी है कि जिस तरीके से उन्होंने वज़ीरिस्तान में आज जलसा किया, वहाँ की आवाम से उन्होंने एड्रेस किया, और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो महरूमियाँ हैं उनके ख़ात्मे के लिए ये बहुत सूदमंद साबित होगा। मेन स्ट्रीम में वहाँ के अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं बगैर किसी मिलिटेंसी के, तो ये उनको कोई भी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। खान साहब के इस मूव को आपने किस तरह देखा है? सैरिश, मैं समझता हूँ कि जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद हुआ और जिस तरह वज़ीरिस्तान और मुख्तलिफ जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे जिस तरह कानून की अमलदारी कायम हुई, जो पाक फ़ौज ने जिस तरह आप देखा वहाँ पे नोगो एरियाज से किस तरह उन इलाकों को साफ़ किया गया दहशत गर्दों से जहाँ पे नर्सरियाँ थी। उसके बाद जो फाटा रिफॉर्म्स एक्ट आया, फिर उसके बाद वहाँ पे कानून की अमलदारी और मेन स्ट्रीम के अंदर उनको कौमी धारे में लाया गया। अब इमरान खान साहब का वहाँ पे जाना, PTI का, हुकूमत का, वहाँ पे कबायली उमायदीन का, इमरान खान साहब के साथ अलायंस जिस तरह आपने देखा, उनके वालहाना जिस तरीके से एक अफिलिएशन है। आपने देखा KPK की गवर्नमेंट जब थी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जब भी जलसे होते थे तो उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो कबायली इलाकों से, इस्लामाबाद का धरना हो या और बहुत सारा, जिस तरह पेशावर के अंदर जब आपने देखा था जब ड्रोन टैक्स के हवाले से पहली मरतबा एक बहुत बड़ा एक धरना हुआ था, उसके अंदर कबायली उमायदीन की कितनी बड़ी तादाद थी। तो आज इमरान खान साहब वहाँ पे गए हैं वाना के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर, जो उन्होंने खिताब किया है, जो वहाँ पे रिफॉर्म्स आ रही हैं, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हमेशा सैरिश ये वजह ये बनती थी कि फ़ौज तो ऑपरेशन करके इलाके के अंदर एक सारी चीज़ें रिहेबिलिटेशन करती थी, लोगों को वापस जाना होता है, लेकिन हमेशा जो सिविल साइड से जो इंतज़ामी जो मामलात होते थे, जो हुकूमत होती उसकी अदम तवज्जुही की वजह से वो दोबारा जो लोग हैं वो शोरज़दा इलाकों में वो तब्दील हो जाते थे, लोग जो है वो दहशत गर्दी का वहाँ पे राज होता था। अब मैं समझता हूँ कि वो चीज़ जो पे गैप था, जो फ्लास था, जो सेकंड ऑफ फेज़ था, उन लोगों की रिहेबिलिटेशन का, वहाँ पे एक सिस्टम जो अमलदारी है कानून की, वहाँ पे अदालती निज़ाम है, अब मेन स्ट्रीम के अंदर मेन धारे में आ गए हैं। तो अब किसी भी यानी कि हुकूमती तवज्जो जो कि होनी चाहिए थी, जो पिछले दौर में मिस रही है, वो अब नजर आएगी। या नजर आ रहा है कि किसी भी गैर मुल्की ताकतों को इलाके में वहाँ पे गैर मुल्की ताकतों को, NDS को, रा को, या जो आपने मूवमेंट का नाम लिया, ऐसी किसी भी तंजीम को, शरपसंदों को, ऐसे मुल्की जो अनासर हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट्स, उनको अब कोई वहाँ पे पनपने का मौका नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से आप देखें कि बिल्कुल एक सही हो गया। जी ठीक है। अच्छा बाबर डोगर साहब, आपका इस हवाले से क्या पॉइंट हुआ? बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया, वहाँ के लोगों को पैगाम दिया कि भाई यहाँ पे अब तरक्याती काम भी होंगे और आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी तरजीहात में शामिल है कि इलाका ट्रबल्ड एरिया रहा है और यहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है, जो कि पहले मिस रही और अब दी जाएगी। सैरिश ट्राइबल एरियाज में बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर बेतहाशा बहुत बड़ी तादाद में नकल मकानी भी हुई। उसके बाद वहाँ पर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत थी उन लोगों को उसके बाद फाटा रिफॉर्म के तहत उनको पैसे दिए जाने थे, वहाँ पर डेवलपमेंट होनी थी, वहाँ पर कानून की अमलदारी होनी थी, वहाँ पर सारा एक सिस्टम लेके आना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। मौलाना फजलुर रहमान के प्रेशर पर पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने वहाँ पर कुछ नहीं किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के लोगों में एहसास महरूमी बढ़ा और PTM जो है वो वहाँ पर पॉपुलर हुई। पॉपुलर इस वजह से हुई जो डेवलपमेंट वहाँ पर होनी थी नहीं हुई, जो कवानीन वहाँ पर लाए जाने थे नहीं आ सके, और अल्टीमेटली पॉलिटिकल ऑनरशिप जब नहीं दी गई तो लोगों में एहसास महरूमी पैदा हुआ। उसको एक्सप्लॉयट किया PTM ने, और PTM सबको पता है कि किन लोगों के हाथों में खेल रही थी, कहाँ से उसको ऑपरेट किया जा रहा था और किस तरह से वो अदारों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही थी। तो खान साहब, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि खान साहब ने वहाँ के जो वो लोग जो महरूमियों का शिकार हैं
उनको पॉलिटिकल ऑनरशिप दी है, गवर्नमेंट ने उनको ऑन किया है, वहां पर अब डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी है, वहां के लोगों की एहसास से महरूमी दूर होगी, वो पाकिस्तान के मेन धारे में आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में आएंगे, वो डेवलपमेंट का वहाँ के लोग रियासत के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, आज ये नजर आया है और बिल्कुल वहाँ पर अब तवज्जो दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ लॉयल है। असद करल साहब, जो आज ये जी बिल्कुल, ये जो आज एक जंग छिड़ी है, ये जो आज वहाँ पर वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी वो साहिबा वाली बात तो बाद में की जाए, पहले ये जो एनआरओ जो माफ़ी नहीं मिलेगी, डील नहीं मिलेगी, ढील नहीं मिलेगी, आज फिर उसकी बाज़गश्त उसकी हमने सुनी है, बार बार दोहराई जा रही है वज़ीर आज़म की तरफ से वो बात। इससे हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की चारी के फुल फ्लेज करप्शन के खिलाफ हमारा जो काम है वो जारी रहेगा, इसीलिए वो बार बार जब जब वज़ीर आज़म को मौका मिलता है, जहाँ जहाँ वो किसी ऐसे अवामी मकाम पर खड़े होते हैं, वो दोहराते हैं, ये बात क्लियर करते हैं कि भाई मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी जो नीयत है, मेरी जो विल है वो नज़र आ रही है, मेरी जो तरजीहात हैं वो आपके सामने है। इसीलिए आज उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि चोरों लुटेरों को कोई एनआरओ मिलेगा ना माफ़ी मिलेगी। सैरिश, बिल्कुल इमरान खान साहब अगर ये ना भी कहें ना, और उनका ये कहना ये ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे रियासती इदारे जो है अब वो अपने काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब का उन इदारों के ऊपर होने का फ़ायदा ये है कि अब एक चोर एक नहीं बैठा उस सीट पे जो वज़ीर आज़म की सीट है, अब कोई प्रेसिडेंसी में कोई चोर या डाकू नहीं बैठा, और जब चोर और डाकू वज़ीर आज़म और वज़ीर सदारत पे मसंद पे विराजमान हो जाएंगे तो नीचे इदारे भी आपने देखा, वो नैब भी आपने देखा, कमरुज़्ज़मान चौधरी की जो की लीडरशिप में और नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उसको दफन होते हुए पूरी कौम ने देखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पनामा की हेयरिंग के दौरान कहा कि ये ज़मीन के नीचे दफन हो गया है, इदारे मौजूद होते हैं लेकिन इदारों की लीडरशिप वो काउंट करती है कि चेयरमैन उसका कौन है, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है। वही नैब आज देखे ना, जिसके बारे में जरदारी साहब कहते थे कि नैब की क्या मजाल उस वक्त कि ये हमें पकड़ेगा, आज देखें उनके घरों में घुसकर वो नैब पकड़ रहा है और नुडेरे उसमें जिस तरह आपने देखा और किस तरह शिकंजा कस रहा है। मामला ये है किस तरह जो FIA है बशीर मेमन की क़यादत में, जिसके वज़ीर दाखिला पहले इमरान खान साहब थे, अब वज़ीर दाखिला जब से ये ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब बने हैं तो चीखें क्यों निकलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि FIA अब उनके नीचे आ गई है। कमरुज़्ज़मान कायरा का बयान सुन लें, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने ये वो आप देखें, इनका नैरेटिव 3 ट्वीट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जरदारी एजेंट का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मरियम साहिबा का और ये शहबाज शरीफ साहब का। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा, ये डोगर साहब इस पर रोशनी डाले, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा है कि रियासती तशद्दुद हो रहा है, ड्रग्स दी जा रही हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, जुडिशल जो है किलिंग हो रही है, कस्टडी के अंदर किलिंग हो रही है। मुझे सैरिश ये बता रहे हैं हम नैब के जो रियासती दहशत गर्दी यानी वो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की रियासत वाला एक नक्शा खींचा गया है। आज अगर मैं बिलावल भुट्टो का जो बयानिया क्या कर रहे हैं, यानी अपनी करप्शन के ऊपर जब हाथ पड़ा है, शिकंजा कसा गया है, तो रियासत को गालियां, रियासती इदारों को गालियां, और ये क्यों दिए जा रही हैं? क्योंकि अभी इनके लोग मरेंगे जुडिशल कस्टडी के दौरान, ये मैं कह रहा हूं। और जो मैं बात कह रहा हूं ये मुझे उनके लोगों ने, FIA लोगों ने और लोगों ने बताया है कि जो बड़े बड़े इनके अहम जो राजदान है, जो वादम गवाह हैं, उनकी किसी वक्त भी किलिंग हो सकती है। ये पहले से सुन लें। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, PP विल ब्रिंग लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट टू एंड द बार्बरिक practice of torture at the hands of the states, police agencies and NAB all have a long and sordid history of such practices. We know it is still ongoing. No civilized democratic country function this way and torture. ये आ गया, मरियम साहिबा का आ गया, वो कहती you can't जो है evacuate what is the debated in closed door meetings and interspecific sessions while formulating policies with incriminating your country on। अब ये आ गया है वो इनके गिरफ्तार होता जा रहा है, इनके फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं, इनके घरों से लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो लेजिस्लेशन की बातें करेंगे। ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है ना कि भाई जब करप्शन पर हाथ डलेगा तो फिर चीखें तो निकलेंगी। मुझे ये बताएं कि आज ये जो वावेला मचा है बाबर डोगर साहब, ये जो साहिबा वाला कि भाई बिलावल को वाना में वज़ीर आज़म ने खिताब के दौरान साहिबा कह दिया,
सर वैसे मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ठीक कहा, नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं रवैया, बिल्कुल इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर बाहर जमात के रहनुमा इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। आप माजी में 70 साल तारीख उठा के देख लें, कौन सी ऐसी सियासी जमात है इसके सियासी रहनुमा ने कभी ऐसी डेरोगेटिव जुबान इस्तेमाल नहीं की। 100 मिसालें आपको मिल जाएंगी। क्या शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं, क्या जरदारी साहब कहते रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं। मुझे ये बताइए इसको क्यों इतना बड़ा इशू आज ये बनाया गया है कि मीडिया में, जलसों में, मीडिया टॉक्स के दौरान ये कई दफ़ा इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर चुके हैं। सैरिश देखें, अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी पार्टी के हेड नहीं है, वो किसी पार्टी के चेयरमैन नहीं है। ही इज़ द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ हेडिंग पाकिस्तान, ही इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब उनका कद इन सारे लीडर से ऊंचा हो गया है। अब खान साहब को इस तरह की लैंग्वेज में बात करना मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। अगर बिलावल उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, असेंबली में तनकीद करते हैं, तो ये अपोजिशन का काम है। ये तो हमारी सियासत का पार्ट एंड पार्सल रहा है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो फिर सारी करप्शन भी पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। फिर बेतहाशा चीजें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रही हैं, बेतहाशा चीजें पाकिस्तान की कल्चर का हिस्सा रही हैं। ये तहरीक इंसाफ है, ये तब्दीली का नाम है। अब इमरान खान साहब जो है वो बिलावल के लेवल पे क्यों आना चाह रहे हैं? अगर बिलावल असम्बली में उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनको अपने उनके जो मिनिस्टर है उसका जवाब जरूर दें। प्राइम मिनिस्टर को उसको जवाब देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मैं तो इवन इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि खान साहब ने जो कहा है कि कोई NRO नहीं होगा, तो मैं कुछ चीज़ें खान साहब को बताएंगे NRO कौन मांग रहा है। उसकी वजह यह है कि जब नवाज शरीफ को पनामा केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी बने, नवाज शरीफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए। उस वक्त कोई NRO उस वक्त नहीं हुआ, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर NRO होना होता तो वो खुद ही कर लेते, शाहिद खाकान अब्बासी कर लेते, उसके बाद वो PMLN के प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मतलब ये है कि NRO जो मांग रहे हैं या तो वो बहुत पावरफुल लोग हैं जो खान साहब की दस्तरस से बाहर हैं, और सेक्युलरली कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, नैब अपना काम कर रहा है। हाँ, खान साहब ये अगर कहें कि मैं नैब को मजबूत करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से बैकिंग दूंगा, मैं अदारों को हर तरह से गवर्नमेंट अदारों के साथ खड़ी हुई है, तो कुछ बात बनती है। ये कह देना कि NRO नहीं दूंगा, बेताशा लोग खान साहब के आने से पहले भी डिस्क्वालीफाई हुए, जेलों में गए, तो उनका NRO क्यों नहीं हुआ? मेरा एक सवाल है। और अगर डॉक्टर साहब अगर NRO देना होता है इमरान खान साहब तो जहांगीर तरीन को दे लेते, वो प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। मैं एक और खबर दे रहा हूँ, ये उनको शायद कि वो जहांगीर तरीन साहब के लिए भी ये खबर अच्छी है, किसी भी सजा को खत्म करने का इख्तियार रखते हैं। अगर इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब पार्डन उसको देना चाहते हैं NRO, तो जहांगीर तरीन साहब की एडवाइस भेज दे प्रेसिडेंट, क्योंकि के अंदर भी वो अफेयर्स आपने चला ही रहे हैं। मिनिस्टर फौजदार साहब को और बाकी जो बल्कि आज के हवाले से भी शायद उनकी मुलाकातें बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है खान साहब को, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि NRO जो है ना वो दे सकते हैं, ना वो पोजीशन में है, ना इसके NRO को तल्लक है। जिस तरह आज़ाद अदलिया काम कर रही है, क्या कोई बंदा पाकिस्तान का इस पोजीशन में है जिस तरह नैब आजाद साहब? जो असल इशू था ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब कौम को इत्मीनान में लेंगे, वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। सैरिश क्या मैकेनिज्म उसका क्या है, कब तक होगी, क्यों महंगाई हो रही है, चीजें कहाँ कंट्रोल से बाहर है? इस पे खान साहब को कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। एक आम आदमी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि ये गवर्नमेंट उसके मसले हल करेगी। पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम खान साहब की तरफ देख रही है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इन सबको पकड़ के जेल में डाल दें। वो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में तब्दीली आए। से डॉलर बाहर गए, जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरी, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। कोशिश कर रहे हैं, वसाइल तो हमारे पास कम है कि लेकिन हम इस महंगाई पर काबू पाएं। रमजान में अवाम को तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। चले शुरुआत तो होना बाबर साहब, फिर आगे देखा जाएगा कब तक तो शुरुआत नहीं हुई। अभी तो शुरुआत नहीं हुई। देखिए, रमजान पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, उस पर असल चीज है एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। सबसे अहम चीज, पैकेज अनाउंस करना कोई चीज नहीं है,
असल चीज़ है उस पर एग्जीक्यूट करना, महंगाई पे काबू पाना। मैंने पिछले 10 साल में देखा है शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन की मिसालें दी जाती हैं कि ये बेहतरीन थी, ये था, वो था, लेकिन रमज़ान पे भी वो रमज़ान के दौरान महंगाई पे शहबाज गवर्नमेंट काबू नहीं पा सकी। 10 साल अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी वो काबू नहीं पा सर, हमने देखा है तो अब राशन भी तकसीम किया जाता था, क्या बुरी हालत होती थी, अपनों को नवाज दिया जाता था, गरीब बेचारे अब ये खान साहब के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। वो मयार खराब, कीमतें ज्यादा, बराए नाम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस स्टोरी पर मैं इसको खत्म करने से पहले छोटी सी बात सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मेरा ख्याल है आप दोनों मेरी इस बात से एग्री करेंगे। अभी बाबर साहब ने कहा कि भी बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म को जिन्होंने साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनके मिनिस्टर्स मौजूद हैं, वो रद्द अमल दें। अगर बिलावल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, कठपुतली कहते हैं, जो कुछ भी वो कहते होंगे, वो बहुत कुछ कहते रहे हैं इससे पहले। बात सर इतनी सी है कि ये सारी जो इखलाकियात या नॉर्म्स हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक क्यों? मुझे ये बताएं ना कि आप अवाम का खून चूस लें, आप अवाम के हक पर डाका डाल दें, रवैये आपके इस तरह के हों और जी हजूरी करके आप बात करें, जी जी करके आप बात करें। सर ये क्या बात हुई? आप मुझे कुछ बताएं ना, रवैयों में तब्दीली लाएंगे, तमीज की बात करें, ये रवैयों में होनी चाहिए, किरदार में होनी चाहिए। सैरिश मुझे ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब के इस पे ट्वीट आ गया ना कि दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स, इट्स शेमफुल, अनबिकमिंग, उन्होंने लिखा कि सिलेक्टेड पीएम इज क्लियरली अनफिट फॉर दिस जॉब। अब मुझे ये बताएं, सैड डे फॉर पाकिस्तान, मुझे ये बताएं। बिल्कुल, मरियम साहिबा ने भी लिखा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी लिखा है। मुझे ये बताएं, अचानक से में तमीज आनी चाहिए, किरदार में आनी चाहिए। आप अवाम के पैसे के कस्टोडियन थे, वो पैसा आपने अपने बच्चों की फलाह के लिए, उनके अकाउंट भरने के लिए सारा इस्तेमाल कर लिया, अवाम को आपने ऐसे ही छोड़ दिया और आज आप तमीज और तहजीब की बातें कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर 6000 अरब से 2008 से 2018 में 6000 अरब बैरूनी कर्जा था डॉलर, और 6000 अरब डॉलर से 30,000 अरब डॉलर, 24,000 अरब डॉलर जो कर्जा लिया गया, उसके अंदर अवाम के ऊपर क्या लगा? आज अगर फेक अकाउंट से अंदर अरबों रुपए निकल रहे हैं शरीफ फैमिली के या जरदारी एंड कंपनी के, तो वो वही पैसा है जो लूटा गया था। 24,000 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ा। तो ये सारी चीजें आप कश्मीर कमेटी के हवाले से जो आज फिर इमरान खान साहब ने तंज किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो इतने में खुश हो जाएंगे, वो उन्होंने मौलाना साहब पर तंज किया कश्मीर कमेटी और डीजल का जो परमिट है। जो करना चाह रही हूँ, जी जी हाँ जी हाँ जी, मुझे ये बताएं अब बाबर साहब, आप बता दें कि ये जो पंजाब में सूरत हाल है, आज गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब ये क्या मामलात हैं? तहरीक इंसाफ में क्या इख्तलाफात सामने आते जा रहे हैं? अब ये तब्दीली की बाज़गश के बाद हमने देखा है कि आज गवर्नर साहब भी खुलकर सामने आ गए हैं। फिर आपने परवेज़ इलाही साहब को सुना, उन्होंने भी उस्मान बुज़दार साहब के हक़ में बात की है। अब ये सूरत हाल है क्या? या तो जब ताकतें टकराती हैं तो कोई तूफ़ान आता है, या फिर ये होता है कि ताकतें टकराने के बाद एक दूसरे की पोजीशंस को डाइजेस्ट कर लेती हैं, चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अब ये सूरत हाल पंजाब में है क्या? आपको क्या समझ आ रही है? सैरिश, पंजाब में अनफॉर्चुनेटली खान साहब की कोशिशों के बावजूद जब से पीटीआई पंजाब में आई है, पंजाब में पीटीआई 2 हिस्सों में तकसीम रही है। इवन गवर्नमेंट में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी। जहांगीर तरीन ग्रुप और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, ये आज भी उसी तरह से डिवाइडेड है। गवर्नर पंजाब एक ग्रुप है, जहांगीर तरीन एक ग्रुप है, जहांगीर तरीन तो ग्रुप के अपने सपोर्टर्स हैं, गवर्नर पंजाब के अपने सपोर्टर हैं। जहांगीर तरीन जो है इस वक्त खान साहब के करीब भी हैं और पार्टी में डिवीजन का सबसे बड़ा सोर्स भी वही हैं। वो इस टाइम पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त चाहते हैं। इस सिलसिले में जो भी उनके रास्ते में आता है उसको वो हटा देते हैं, चाहे वो असद उमर हो या कोई और मिनिस्टर हो। पंजाब में ज़्यादातर मिनिस्ट्रियां उनके हाथों से गई। आज भी पंजाब में टोटल ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितनी भी हो रही है वो उनकी मर्जी से हो रही है। उस्मान बुज़दार जो है उनको खेलने का स्कोप बड़ा कम है, जहांगीर तरीन उन पर भी हावी हैं। इसी वजह से पंजाब का एक ग्रुप जो है वो रिवोल्ट कर गया है, वो बागी हो रहा है। चौधरी सरवर जो है उनके खिलाफ कि वो रिज़ाइन कर देंगे, उनको चौधरी परवेज़ इलाही उनको एक्टिव किया गया, काफ लीग को उनके खिलाफ। ये सारी चीज़ों के अल्टीमेटली ताने बाने जहांगीर तरीन से मिलते हैं। वो पंजाब में अपना असर कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
इसी के खिलाफ गवर्नर सरवर जो थे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सारा कुछ जहांगीर तरीन नहीं करना है तो क्या हम आलू चने बेचने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? और कर तो रहे हैं, चने बेचने अभी कर तो रहे हैं, मरकज हो या पंजाब हो, चल तो उनकी रही है। असद साहब, जोर जमाई अभी भी चल रही है, अभी चीजें सेटल डाउन होने जा रही हैं या हो रही हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? सैरिश, मैं एक बात तो आपको बताऊं, जो चौधरी सरवर है उनके अपने मामले भी हैं, लेकिन उनको लगाया जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब, इसाक अकवानी साहब हमारे दोस्त हैं, उनको गवर्नर हाउस लाना चाह रहे हैं। असद साहब, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़ी सी मैं माजरत चाहूंगी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोक रही हूँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि आपको पंजाब में क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। नाज़रीन, आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ग्रुपिंग के हवाले से ही, और आज जो देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने, तो मैं खरल साहब ये बात कर रही थी कि जो ये रस्साकशी है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। जब एक पावर डोमिनेट करती है फिर ही मामलात चलते हैं। अब आप देख लें कि नून लीग की सूरत हाल, राना सनाउल्लाह ग्रुप, आबिद शेर अली ग्रुप, ख्वाजा आसिफ ग्रुप, परवेज़ रशीद ग्रुप, और फिर सबसे बड़ा वो खोसा साहब का जो ग्रुप था, जो कि ऐसे खोसा साहब के जिनके मशवरे के बगैर बड़े मियाँ साहब चलते नहीं थे, बाद में उसी ग्रुप को अलग कर दिया गया, अलग करना पड़ा। और उसके बाद मामलात इस तरह चले कि शरीफ ख़ानदान, ज़ाहिर सी बात है उनकी पावर थी, वो मामलात को लेकर चले। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की टेस्ट है, मेरा ख्याल है उनके लिए इम्तिहान है, उनकी टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स है कि वो किस तरह ये सारे मामलात को साथ लेकर चलते हैं और मामलात को सेट करते हैं। क्या ख्याल है आपका? सैरज, पहली बात तो ये है, ना तो इमरान खान साहब के लिए ये टेस्ट केस है, ना उनके लिए इम्तिहान है। मैं समझता हूँ ये सारे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये साजिशें ज़रूर कर रहे हैं। जो जहांगीर तरीन साहब है, जिस तरह पहले उन्होंने पता काटा है असद उमर साहब का, एक तरफ ऑलरेडी उन्होंने अब्दुल रज़ाक साहब, दाऊद साहब को लगाया हुआ था, क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब जो है ये बिजनेस माइन है। और ये 90s की जो दिहाई में जब ये प्रोफेसर और लेक्चरर थे, एक मोटरसाइकिल इनके पास था, और उसके बाद ये आज अरबोंपति कैसे बने। इनके खान सामों और जो ड्राइवर्स हैं वो तो डायरेक्टर इन्होंने JWD में बनाए। फिर जिस तरह इन्होंने चीनी होल्डिंग की, जिस तरह 20 से 120 तक पहुंच गई चीनी, जिस तरह कितने 45 मिलियन गालबन, ये 40,000 जो मेट्रिक टन है। फिर जिस तरीके से सुपीरियर जो टेक्सटाइल है मिल, उसके लिए जब जमाली साहब को 1 वोट की ज़रूरत थी तो इन्होंने वो कर्जा माफ़ करा लिया। मुशर्रफ दौर के अंदर 24 करोड़ का SCCP के साथ जो इन्होंने जो बार गेन की पैसे वापस किए। फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे तो नहीं इनकी होगी, ऑफशोर कंपनी, फिर अरबों रुपए के जो खांचे, और फिर KPK के अंदर इमरान खान साहब को शायद ये नहीं पता, मैं बता दूं, पाकिस्तान में और बाहर भी, इवन के मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की मार्केटों में जो सबसे महंगा तरीन जो ग्रेनाइट पत्थर है, वो उसका ठेका जो है पता नहीं अब कितने हज़ार में कितने लाख में लिया होगा, वो मानना उसकी करोड़ों रुपए आमदन वहाँ से होती है। लेज़र कटिंग वहाँ पर लगी है। KPK में बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, जो महंगे तरीन जो पहाड़ हैं उसके जो ग्रेनाइट के हैं। फिर उसके बाद अब पंजाब के अंदर, और जिस तरह से बाहर जो रूरल डेवलपमेंट के नाम पे जो इनको जो मिला पैसा बाहर से नेशनल रूरल, वो अपनी मिलों को किस तरह सड़कें बनाई। अब मामला ये है कि चौधरी सरवर साहब को एक तो साजिशों का उनके खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी सरवर साहब आपको पता है दो एक बड़े पे हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब और जो चौधरीयों के साथ मिल के ये चाहते हैं कि चौधरी सरवर को निकाला जाए। अब चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात जो है, एक तो तरफ से नून लीग ने बड़ी कोशिश की, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने मिडल मैन के जरिए, और पाकिस्तान में भी हमजा ने, शहबाज ने, मोनस लाई से, परवेज़ लाई साहब से और चौधरी शुजात साहब, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बुजदार साहब के वो साथ खड़े हैं, वो किसी साजिश का हिस्सा ना मरकज़ में ना पंजाब में बनना चाहते हैं। लेकिन अगली बात यह है कि जो बुजदार साहब हैं उनको भी किस तरह कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी खानेवाल और वाड़ी में जो दौरा किया गया, वो वहाँ पे मतलियाँ जो कर किए हैं वो किसके कहने पे की हैं। असदुल्ला फैज जो कमिश्नर DG खान लगाया गया है, वो जिसको गुजरांवाला से निकाला गया और मरकज़ में भेजे थे, वो किसने लगवाया और उसकी शोहरत क्या है। यानी ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के जहांगीर तरीन साहब फेडरल में भी, प्रोविंशियल में, ब्यूरोक्रेसी के अंदर वजारतें अपनी मर्जी से गवर्नरशिप वो लेना चाहते हैं। फिलहाल बात ये है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे बात समझ आई। बुजदार साहब मैं आपको दे दूं, जी कल गवर्नर सरवर साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नर हाउस में एक डिनर रखा हुआ है पंजाब के तमाम MPs, MNAs और टिकट होल्डर्स का। नईमुल हक साहब उसमें बुलाया जा रहा है, जो कि गवर्नर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब को भी बुलाया जा रहा है।
मेरी इत्तला के मुताबिक जहांगीर तरीन जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि उसमें कम से कम लोग आएँ और उस्मान बुज़दार पे भी प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है कि वो भी ना आए। इसीलिए कल उन्होंने एक दौरा रख लिया रहीम यार खान का उस्मान बुज़दार ने जहांगीर तरीन के कहने पर। तो ये कल एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा। गवर्नर सरवर अपना पावर शो करने जा रहे हैं MPs, MNAs और टिकट होल्डर्स के जरिए से, और जहांगीर तरीन जोर लगा रहे हैं कि उनका ये शो किसी तरह से शो फ्लॉप कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको ये शो फ्लॉप होगा सर जो कहा ना, वही बात है ना, फिर जोर जमाई तो सर फिर हो रही है पंजाब में। देखें ये शो फ्लॉप होगा चौधरी सरवर साहब, क्योंकि ये चौधरी बरादरान के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे जहांगीर तरीन साहब, और बुज़दार साहब को जो है उनका ग्रुप भी, और अपने जो लोग हैं हम ख्याल वो कोशिश करेंगे कि कम। और जो नईमुल हक साहब हैं वो इसलिए मीडिएशन करा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था चौधरी सरवर से, और वो नईमुल हक साहब से मिले हैं। फिर एक और बड़ी खबर ले लें कि अब जो बुज़दार साहब गिरफ्त में किस तरह आए हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर की जो इंश्योरेंस 3 करोड़ की बजाय 7 करोड़ की करवाई है। नैब के रिडार में आ गए, तो नैब के रिडार में माशाल्लाह जो खिलाड़ी है ना वसीम अकरम प्लस, वो अब नैब के रिडार में आ गए हैं। जी सर। चले सर, बात यह है कि अभी बॉक्सर हमले जो हैं वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं बॉक्सिंग में, तो अब एक नॉकआउट होगा तो फिर ही कुछ सूरत हाल समझ आएगी कि मामला किस तरफ जाता है या मामला हल होगा। आगे बढ़ते हैं, असद उमर साहब की बात करते हैं जो कि आज अपने रेजिग्नेशन के बाद पहली दफ़ा कौमी असम्बली के इजलास में आए और आकर खुलकर गरजे बरसे। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आज अपनी तकरीर की है और ये एतराफ़ किया कि महंगाई बिल्कुल बढ़ गई है और जिस तरीके से मामलात कर्ज़ के भी और सारे उन्होंने उस पर डिस्कशन की। लेकिन उन्होंने जो खिताब किया उसमें ये कहा कि भाई अगर हम ना अहल हैं तो फिर ये ना अहल तरीन थे जो इससे पहले गुजरे हैं। बिलावल ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया, उनकी जानिब से कहा गया कि भी एक नालायकी की बुनियाद पर हटाया गया वज़ीर ख़जाना आज हमें लेक्चर दे रहा है। और इमरान खान साहब यकीनन उनकी बात से इत्तफाक नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने जो वज़ीर ख़जाना मुशीर ख़जाना लगाए हैं वो लगाए सदर ज़रदारी ने लगाए थे। तो असद साहब जो पहले हम समझ रहे थे कि शायद डीमोटिवेट हुए होंगे, असद उमर साहब नाराज़ होंगे या फिर उस तरीके से एक नज़रियाती सियासतदान PTI ने खो दिया, वो उस तरीके से नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आज की सारी जो चहमगोइयाँ थी वो दम तोड़ गई, वो तो जम कर खड़े हैं PTI के साथ और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने तकरीर की है। सैरिश, जिस दिन ये मामला हुआ था आपको याद होगा मैंने पूरी तरह कहा था कि असद उमर साहब इमरान खान साहब के वफादार हैं, वो वफादार रहेंगे, वो बिल्कुल जम के खड़े होंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और लॉजिक के साथ, उनका अगर ये नाकामी है इमरान खान साहब की हुकूमत की PTI की या मेरी नाकामी अगर बात अगर यही यार्ड स्टिक है तो पीपल्स पार्टी के दौर में 5 मिनिस्टर बदले हैं, 5 सालों में 5 मिनिस्टर आपने बदले हैं। इसका मतलब है आपके मिनिस्टर भी नाअहल थे, आपकी हुकूमत भी नाअहल थी। अब ये बात नहीं है, नाअहल तरीन थे उन्होंने कहा ना। हाँ, तो फिर बात यह है कि अगर इन्होंने तो अभी एक बदला है ना, तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो कहते हैं आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करें तो शिकायत होगी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बात ये है कि अगर एक मिनिस्टर उन्होंने बदल दिया, एक खिलाड़ी जारी पाया था जिस तरह टीम में, और इमरान खान साहब का ये सवाबदीद और इस्तेहकाक है, जिस तरह चौधरी परवेज लाई ने कहा है कि वो अगर पंजाब के अंदर कोई भी कैबिनेट में तब्दीली करते हैं तो ये चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। इस तरह इमरान खान साहब अगर फेडरल में कोई कैबिनेट में करते हैं तो उनका इस्तेहकाक है। अब पीपल्स पार्टी वाले खुर्शीद शाह साहब अब क्यों उनको प्यारे लगते हैं? फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी वो कहते हैं जी उनको क्यों निकाला, असद उमर को क्यों निकाला, उनको गुलाम सरवर खान को क्यों निकाला, उसको आमिर कियानी को क्यों निकाला? भाई ये उनकी मर्जी है, किसी को निकालें किसी को रखें, आप कौन होते हैं कि आपसे पूछ के उन्होंने बंदे रखे? वज़ीर आज़म की अपनी स्वाबदीद है, वो अपनी टीम के प्लेयर्स को जब चाहें चेंज कर सकते हैं, जहां चाहे लगा सकते हैं। बाबर डोगर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? आज उन्होंने एतराफ़ भी किया जो टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं कर सके, महंगाई का भी एतराफ़ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने तो जो कर सकते थे करने की पूरी कोशिश की, आप लोगों ने तो 4 सूरमा वज़ीर ख़जाना तब्दील किए, आप तो फिर ना अहल तरीन हुए ना। सैरिश, असद उमर ने इनफैक्ट आज अपोजिशन को, चाहे वो पीपल पार्टी है चाहे PMLN है, और मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा था, जिस तरह से मीडिया इस चीज़ को बड़ी हाइप दे रहा था कि शायद PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और असद उमर शायद पार्टी से नाराज़ हैं और ये कि वो शायद अलहदा हो जाएंगे, कराची वो चले गए हैं, अपना बैग लेके कराची चले गए हैं और वो नाराज़ हैं। और जिस तरह से ये जो स्पेकुलेशंस की जा रही थी,
आज उन्होंने उन सारी स्पेकुलेशन को खत्म किया है और ये क्लियरली ये एक मैसेज दिया है कि वो इमरान खान के लॉयल साथी हैं, वफादार साथी हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने इस चीज़ को भी जस्टिफाई किया कि खान साहब का जो डिसीजन था वो ठीक था, क्योंकि वो माने हैं कि रेवेन्यू के अहदाफ वो पूरे नहीं कर सके, गुर्बत बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है और साथ साथ जो उनकी चेंज हुई है उसको जस्टिफाई भी किया है। तो ठीक है, ये गवर्नमेंट का इस्तेकाक है, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है और सारी कौम और मीडिया भी यही चाह रहा था कि जनाब अगर असद उमर से चीज़ें नहीं संभाली जा रही तो उनको चेंज कर दिया जाए और चेंज की गई है, एक नया बंदा लाया गया है। अब देखें नया बंदा उसके पास बहुत चलिए अब तवक्को करते हैं कि अब्दुल हफीज शेख साहब वो बेहतर परफॉर्म करें और वो बड़े लग भी रहे हैं इस वक्त ना कि उनकी तरजीहात में शामिल है कि मामलात को ठीक करना है और मेहनत करते एकदम से वो नज़र भी आ रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी बताया जा रहा था काम करने पहुंचे हुए थे। थोड़ा सा ज़रा इसाक डार साहब की बात कर लेते हैं। असद साहब, आपके पास खबर क्या है? उनके खिलाफ जो आमदन से ज़ायद असातिज़ात का केस है उसकी समाअत हुई है, वाजिद ज़िया का बयान रिकॉर्ड हुआ है, 8 मई तक समाअत तो मुलतवी हो गई है। 92 से 2008 तक इसाक डार के सासे 91 गुना बड़े हैं। वाजिद ज़िया ने कहा है कि इसाक डार अपने बयान में सासों में इजाफे से मुतालिक वजाहत नहीं दे सके हैं। अब ये जो मामला है ये आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? अहम गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया, 91% उनके एहसासों में इजाफा हुआ है। बंदा वो बाहर बैठा हुआ है लंदन में, बीमारी का बहाना करके वो गए थे, वापस आने वाले तो वो मुझे लग नहीं रहे कि वो वापस खुद से आ जाएंगे। तो ये केस और ये सारे मामलात किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे? सैरिश, जिस तरह आपने बताया 92 में उनके पास 91 लाख रुपए थे और 2008 तक माशाल्लाह उनके पास 83 करोड़ रुपए हो गए। 91% उनकी जो जायदादों में इजाफा हुआ। ये फिगर मुझे गलत लगता है। ये फिगर 83 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है। मैं ये बताता हूँ, सुन लेना, ये वारदात किया, बरीक काम किया जो कमरुज़्मान चौधरी साहब कर गए थे। ये 92 से 2008 तक 2 इसके पार्ट हैं केस के, उसके आगे तो चल ही नहीं रहा ना कोई। उसके बाद HDS1, HDS2 दुबई के अंदर जो बड़े बड़े वहाँ पे माशाल्लाह बने हुए हैं वो टावर, और वहाँ पे जो उनके बेटों के जो वहाँ पे अरबों रुपए के वो मालिक हैं, वो वहाँ पे कुछ सोने की कानें या हीरे जवाहरात उनके नहीं थे वालिद के। इनके वालिद बोदी साइकिल वाला जो पंचर लगाने वाला वो मशहूर है, वो साइकिलों की बेचारों की दुकान थी। और ये पढ़ के जहाँ पे काजी फैमिली के साथ आए और फिर इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला खेल खेला 80s और 90s में, ये वही पुराना जो वारदातें हैं और उसके ज़रिए सारा जो मामला हुआ, ये पैसा बना। और क्योंकि टेक्निकल हमेशा इनको जस्टिस मिलता रहा, अभी भी वो बाय फुगिटिव फ्रॉम द लॉ है। और आप देखें जब वो गए हैं जहाज़ पे भाग के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, जो सहूलतकार का किरदार अदा किया अब्बासी साहब ने, वहाँ पे आप जाते देखा है उन्होंने एक बेड से एक तस्वीर जारी की वहाँ पे कि जिस तरह बड़े, उसके बाद उनकी भाग दौड़ आप देखें। और मस्जिद की टोपी नहीं छोड़ रहे, वो भी उन्होंने कहा भाई ये मस्जिद की टोपी है। यहाँ लंदन में तो वारदात ठीक कह रहे हैं। तो मामला ये है सैरिश के वहाँ पर वाम से वो ये पूछते फिर रहे हैं, सर पे टोपी उन्होंने रखी हुई थी और कहना हेल्प यू, ये जो पाकिस्तानी अवाम को जो पैसा वापस करें, वहाँ पर आप लोगों की क्या मदद कर रहे हैं? ये टोपियां पाकिस्तानी अवाम को पहना के चले गए। और चले अब दूसरा बात यह है कि छोटे मियाँ साहब भी अब बाहर बैठे हुए हैं, बड़े मियाँ साहब का इलाज चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे ये बताएं बाबर साहब, ये शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में नून लीग क्या कर रही है? सुना है कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, वहाँ पर राना सनाउल्लाह ने एतराज़ कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इख्तियारात सौंपने का जब कहा गया तो बड़े मियाँ साहब तो अब उस तरीके से मेरा ख्याल है कि बीमारी की वजह से मामलात को नहीं देख रहे। छोटे मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं, पार्टी में एतराज़ात इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। हो क्या रहा है नून लीग में? सैरिश, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात आना शुरू हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। और आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई कि जनाब नवाशी साहब को जो है उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, मरियम ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट है पार्टी के वो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमजा शहबाज जो हैं वो केसेस को फेस कर रही हैं, नेशनल असम्बली का इजलास चल रहा है, रोज डे टू डे बेसिस पे आपने उस पर डिसीजन करना होता है पार्टी की पॉलिसी क्या होगी, नेशनल असम्बली में इजलासों में किन चीज़ों को सपोर्ट करना है, किन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना। तो इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी जो है उसको हेड कौन करेगा। तो इस सिलसिले में जो इजलास हुआ था उसमें एक ग्रुप जो है उसने बड़ा स्ट्रॉन्गली शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनका नाम सजेस्ट किया कि जब तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते उस वक्त तक शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो इसको सपोर्ट करें, हेड करें। लेकिन राना सना साहब जो हैं, आपको पता है कि शहबाज शरीफ के 10 साल वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं और बड़े लॉयल हैं उनके साथ, उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन लगा दिए कि जी नहीं, यानी कि फिर वही बात है, ग्रुपिंग नजर आ रही है। जो पार्टी के रहनुमा है परेशान नजर, भाई अब हम किसकी बात सुने किसकी ना सुने, और कुछ रहनुमा एतराज भी कर रहे हैं कि इनको क्यों मामलात सौंपे जा रहे हैं।
या फिर शहबाज शरीफ साहब को जल्दी वापस आना पड़ेगा, भला जाने को डॉक्टर कब मिलेगा, कब वो वापस आएंगे। सूरत हाल कुछ गुमगु की कैफियत है। खैर देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया असद खलल साहब, बाबर साहब। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।